स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए ये जानने के लिए पहले जानते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो उसमें कुछ भी एक ए मॉलिक्यूल होता है, कोई एक मॉलिक्यूल बी होता है और वो दोनों रिएक्ट करके कोई एक मॉलिक्यूल सी बना रहे होते हैं। तो बात ये है कि ए मॉलिक्यूल अपनी दुनिया में खुश था, बी मॉलिक्यूल अपनी दुनिया में खुश था। तो क्या जरूरत पड़ गई उनको कि वो दोनों रिएक्ट करें और कुछ और मॉलिक्यूल बनाएं? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उनको कि ए जो अपनी दुनिया में खुश था, बी जो अपनी दुनिया में खुश था, क्यों वो मिलकर सी बना रहे थे? तो जरूर ही उसमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन आई होगी। ए और बी मॉलिक्यूल में कुछ रिएक्शन हुई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें अट्रैक्शन हुई होगी, तभी रिएक्शन हुई होगी। तो क्या कारण है इस अट्रैक्शन का? क्या कारण है इन दोनों के बीच में? क्यों हुई अट्रैक्शन? क्यों हुई अट्रैक्शन ए और बी के बीच में? ए और बी के बीच में कुछ अट्रैक्शन हुई, तभी वो पास पास आए, उन्होंने रिएक्ट किया और सी बनाया। यही कारण है किसी रिएक्शन का होने का। सबसे पहले उनमें पहला जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन फोर्स आता है, तभी वो पास पास आते हैं, तभी कोई केमिकल रिएक्शन हो पाती है। तो क्या कारण था ए और बी के बीच में अट्रैक्शन का? तो चलिए समझते हैं। तो जब भी हम अट्रैक्शन की बात कर रहे होंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा कुछ चार्जेस के बारे में। हमारे दिमाग में आएगा कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जैसे ही अट्रैक्शन की बात आती है तो हमारे दिमाग में चार्जेस आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स में चार्ज होते ही नहीं है। तो कहाँ से आई ये अट्रैक्शन? अट्रैक्शन कहाँ से आई ए और बी के बीच में? तो चलिए मैं एक एग्जांपल लिख लेती हूँ। ए और बी एक एग्जांपल लिख लेती हूँ। मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है ए और एक रिएजेंट डाला उसमें साइनाइड। तो ये हमें पता है कि रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है। ये साइनाइड तो चलो कुछ इनऑर्गेनिक हो गया तो इसीलिए चार्ज है, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो तो अनचार्ज था। तो क्यों इसने अट्रैक्शन की साइनाइड के साथ? ऐसा क्या फोर्स था जो इसको फोर्स कर रहा था कि ये अट्रैक्ट करे साइनाइड को और साइनाइड इसको अट्रैक्ट करे? तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लेता है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी होती है तो इस पोलैरिटी की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है, ये पोलैरिटी की वजह से ये इसमें डायपोल मूवमेंट होती है, और जिस वजह से ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस आ गया, यहाँ पे साइनाइड में माइनस चार्ज है, तो इस वजह से ये पोलैरिटी या कहीं डायपोल मूवमेंट की वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि डायपोल मूवमेंट कुछ कारण है अट्रैक्शन का। तो चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया NH3 का। तो ये जो केस था, इस वाले केस में एक आयन था और एक डायपोल था। तो इस इंट्रैक्शन को क्या बोलेंगे हम? आयन डायपोल इंट्रैक्शन। इस इंट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? आयन डायपोल इंट्रैक्शन। और अभी ये मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है। इस वाले केस में जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस कर रहे होते हैं तो जो रिएजेंट होता है वो चार्ज भी हो सकता है और अनचार्ज भी हो सकता है। तो अभी ये अनचार्ज वाला केस है। नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है, सब न्यूट्रल हैं। तो इस वाले केस में क्या इंट्रैक्शन होगी? किस कारण से ये अट्रैक्ट हुए हैं मॉलिक्यूल्स? ये हमने पहले ही देखा कि ये इसमें डायपोल मूवमेंट होती है, ये पोलर है मॉलिक्यूल, और ये वाला भी मॉलिक्यूल पोलर है, इसमें भी कुछ डायपोल मूवमेंट होती है। यहाँ पे लोन पेयर होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलैरिटी होती है। तो इस वाले केस में जो अट्रैक्शन का कारण होगा वो होगा डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। क्या होगा? डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। तो इन दोनों केस में जो इंट्रैक्शन है वो है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन और आयन डायपोल इंट्रैक्शन। तो क्या सिर्फ यही दो कारण है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन और आयन डायपोल इंट्रैक्शन, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल पास पास आते हैं? तो चलिए एक और केस देखते हैं। ये मैं अब तीसरा केस ले लेती हूँ जिसमें डायपोल है ही नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये डायपोल का होना ही ऑर्गेनिक रिएक्शन में अट्रैक्शन का, मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन का कारण है, तो चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये मैंने एक अल्कीन ले ली, इथीन, और ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया Br2 का।
तो अगर आप इसको देखो तो दोनों मॉलिक्यूल्स में डायपोल मूवमेंट 0 है, दोनों मॉलिक्यूल में डायपोल मूवमेंट 0 है। पर ये रिएक्शन भर भर के होती है, आपने बहुत देखी होगी ये रिएक्शन, ये भर भर के रिएक्शन होती है, बहुत ही नॉन रिएक्शन है, भर भर के हम इसे पेपर्स में आती हैं ये रिएक्शन। तो दोनों में यहाँ पे डायपोल मूवमेंट 0 है। तो पिछली दो रिएक्शन में हमें लग रहा था कि ये डायपोल मूवमेंट ही कारण है रिएक्शन के होने का, पर अब ऐसी क्या वजह हो गई जो इसमें डायपोल मूवमेंट नहीं है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, अट्रैक्शन का कारण क्या है इनमें। तो सुनिए बेटा जी, इसमें क्या होता है, इस मॉलिक्यूल को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होता है कि इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इंटरेक्ट करते हैं नॉन बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑफ Br सिग्मा बॉन्ड से। तो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिग्मा स्टार ऑफ Br के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस सिंगल बॉन्ड का जो सिग्मा स्टार होगा वही जो एमओ में तुम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हो, तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जो कि वेकेंट होता है, और इसका जो फील्ड पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तो ये एक ऑर्बिटल अट्रैक्शन होती है। तो ये ऑर्बिटल अट्रैक्शन ही कारण है इन मॉलिक्यूल्स के पास पास आने का, जिसकी वजह से इन दोनों में रिएक्शन होने का फर्स्ट स्टेप पूरा होता है। तो पहले पास आएंगे तभी तो रिएक्शन होगी। तो अभी हमने देखा 2-3 तरह के फोर्सेस देखे जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं। तो सबसे पहला था पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में 3 तरह के ही फोर्सेस हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं और फिर रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले पास आते हैं तभी तो रिएक्शन होगी। तो पास आने के कारण जो हैं वो हैं आयन डायपोल अट्रैक्शन, दूसरा कारण है डायपोल अट्रैक्शन, और तीसरा है ऑर्बिटल अट्रैक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शंस जितनी भी आप देखोगे यही 3 फोर्सेस होंगे जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स पास आ रहे होंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब मॉलिक्यूल पास आ चुके हैं, मान लीजिए इन तीनों फोर्सेस में से मॉलिक्यूल्स के कारण मॉलिक्यूल्स पास आ चुके हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब पास पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होगा, कोई मॉलिक्यूल्स पास आएंगे इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन का होना। तो वो आदान प्रदान कब होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान, ये सब हमारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएं अट्रैक्शन के बाद। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा, कहां होगा, बी से ए में होगा या ए से बी में होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां होगा, ए से बी में होगा या बी से ए में होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों होगा, और क्वेश्चन क्या दिमाग में आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कब होगा। तो जब मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं तो हमारे माइंड में ये बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बहुत सारे डिटेल्स में हमें जानने की जरूरत पड़ जाती है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होगा, कहां से कहां होगा, क्यों होगा और कब होगा। तो यही चीजों को डिटेल में पढ़ना है, रिएक्शन मैकेनिज्म को जानना, और यही इन चीजों की डिटेल को हम बोलते हैं बेटा जी रिएक्शन मैकेनिज्म। यही होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, इन सब क्वेश्चंस को समझना डिटेल में। तो चलिए जानते हैं अब दोनों मॉलिक्यूल्स में कौन सा मॉलिक्यूल किसको इलेक्ट्रॉन देगा, ए बी को देगा इलेक्ट्रॉन या बी ए को इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये जानते हैं। तो जनरल सी बात है, जिसके पास जो गरीब होगा वही तो लेगा ना, जो अमीर होगा वो देगा और जो गरीब होगा वो लेगा। तो बी और ए में से जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा और जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो जो देने वाला है उसको बोलेंगे डोनर। मान लीजिए ए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है उसमें, तो ए डोनर होगा, और बी अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। ए अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसे
उसे अभी इलेक्ट्रॉन की तो कमी है नहीं, तो अभी उसे क्या चाहिए होगी, कुछ पॉजिटिव चीज, और पॉजिटिव क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ए होगा इलेक्ट्रॉन, ए होगा न्यूक्लियस लविंग, जो डोनर होगा वो होगा न्यूक्लियस लविंग। और बी जो है उसके पास उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो है इलेक्ट्रॉन लविंग, बी है इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इनके लिए अलग से टर्म्स दी जाती हैं, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और बी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, फाइल मतलब लविंग। तो ए को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल और बी को बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, अगर बी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, ए अगर इलेक्ट्रॉन का डोनर है। तो ए को बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल और बी को बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कहानी हो गई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की। तो चलिए अब देखते हैं कि किसी भी बॉन्ड को अच्छा बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई बॉन्ड अगर हमें अच्छा बनाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो है ओरिएंटेशन। रिक्वायरमेंट्स क्या है अच्छा बॉन्ड होने की, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, एक तो है ओरिएंटेशन, ए और बी की ओरिएंटेशन क्या है। और सेकंड रिक्वायरमेंट है एनर्जी ओवरलैप, एनर्जी ओवरलैप, ये आपने एमओ में भी पढ़ा होगा, एनर्जी ओवरलैप। तो जब भी अगर दो मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे होंगे, तो अच्छा ओवरलैप कब होगा, जब उनकी ओरिएंटेशन सही होगी और उनका एनर्जी ओवरलैप अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के साथ, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिएक्शन लिख लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया लोन पेयर देना चाहता है BF3 को, और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, एम्प्टी p ऑर्बिटल्स हैं। तो अमोनिया अगर यहाँ से आए, सेकंड केस है कि BF3 के ऑर्बिटल की डायरेक्शन ऐसे है और अमोनिया ऐसे आए, तो कौन सा केस में फेवरेबल ऑर्बिटल ओवरलैप होगा। तो इस केस में ओरिएंटेशन राइट नहीं है, तो ये ओरिएंटेशन अच्छा नहीं है, लेकिन इस केस में अमोनिया बिल्कुल सही ओरिएंटेशन से आ रहा है, तो ये सही ओरिएंटेशन है। तो ओरिएंटेशन बहुत मैटर करती है ऑर्बिटल ओवरलैप में कि बॉन्ड कैसा बनेगा। और यही सब, इससे एक बहुत बड़ी चीज हम सीख सकते हैं, ये कंसेप्ट ले आती है स्टीरियो सेलेक्टिविटी का। यही सब हम स्टीरियो सेलेक्टिविटी में देखेंगे, ओरिएंटेशन कैसी हो मॉलिक्यूल की, ऊपर से लाना है नीचे से लाना है, तो वो सब एक अलग ही कंसेप्ट आ जाएगा उसमें स्टीरियो सेलेक्टिविटी का। और नेक्स्ट क्या था, एनर्जी ओवरलैप। अगर ए और बी का एनर्जी लेवल सेम है तो इनका ओवरलैप बहुत अच्छा होगा, इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। लेकिन अगर इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है ए और बी में, तो इनकी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसे बनेगी, और ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो इतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होगा, एक्चुअली ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, लेकिन इस केस में इतने अच्छे बॉन्ड नहीं बनेंगे, इतने अच्छे स्टेबलाइज्ड बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो ये कहानी हो गई ऑर्बिटल ओवरलैप की। तो दो चीजें मेन मैटर करती हैं रिएक्शन में, एक तो है एक ओरिएंटेशन फेवरेबल होनी चाहिए, और जो उनके जो रिएक्टिंग एटम्स हैं ए और बी, वो उनका एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए, तो ऑर्बिटल ओवरलैप अच्छा होगा और रिएक्शन अच्छी से जाएगी। और ये इससे कंसेप्ट आता है रिजियो सेलेक्टिविटी का। तो ये बेस है तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म का, ये एक बेस है जिसे सीखना जरूरी है रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करने के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।